हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग का 30 डे ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा 30 दिन का पीएनएल क्या रहा और उसके साथ साथ अदर टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे टारगेट का जो अचीवमेंट था वो हुआ कि नहीं हुआ, किस लेवल तक हुआ, उसके बाद ट्रांजिशन और लर्निंग्स क्या रही उस बीच में, और मिस्टेक और इम्प्रूवमेंट क्या हुए उसके दौरान, और आखिरी में डिस्कस करेंगे कि आगे का फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है और किस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रेडिंग जर्नी में। सो पीएनएल के लिए हम लोग पहले स्क्रीन पे आ गए हैं अपने, और मैं स्टार्ट करूंगा फिर से, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं और एग्जैक्ट देखेंगे कि क्या पीएनएल रहा। तो हम लोग का जो 30 जर्नी शुरू हुआ था वो 11 दिसंबर को चालू हुआ था। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कस्टम डेट, और कस्टम डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 11 दिसंबर टू अभी तक का देख लेते हैं। मैंने शुरू में एम स्टॉक में किया था, तो ये एम स्टॉक का है। एम स्टॉक में जो रियलाइज पीएनएल है वो 975 का है, और प्लस 1500 का जो हम लोग ने उसमें लॉस किया था स्विंग में, एज अ स्विंग ट्रेड लिया था, क्योंकि वहां पे मेरा ब्रोकर दूसरा काम नहीं कर रहा था। उस वजह से यहाँ पे ये रियलाइज पीएनएल उसका भी कैलकुलेट करके कह रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया था। तो नेट टू नेट इसमें से कुछ प्रॉफिट आया है, जो कि 975 रुपीज प्लस 1500। और उसके बाद अब नेक्स्ट ब्रोकर पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो 2 जनवरी तक का ही है। उसके बाद से मैंने फिर कोटक में किया था ट्रेड, तो कोटक में चलते हैं। और कोटक में मैंने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि यहाँ पर साथ में आपको वो भी मिल जाता है कि एल्गो ट्रेड्स, और जो एल्गो प्लेटफॉर्म एमटीएम पे अगर स्टॉप लॉस लगाना है, ये सब चीजें, तो उसमें अच्छा एडवांटेज मिल जाता है, और दोनों ब्रोकर फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी किया जा सकता है। तो और इसको रिफ्रेश कर देते हैं, मैंने पहले से लगाया था लेकिन एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर डे रेंज पे, और यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है क्वार्टर के लिए, और यहाँ पे जो पीएनएल दिखा रहा है वो 1069 का दिखा रहा है। उसके साथ में ये कुछ चार्जेस लगे थे, वो हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जो नेट टू नेट हम लोग का प्रॉफिट पीएनएल आएगा, वो जो हम लोग का फाइनल पीएनएल आया है वो 975.75 प्लस 1500 प्लस 1069.16, तो अराउंड ये सब जोड़ने के बाद 3544 के आसपास का बन रहा है। उसके बाद से इसमें चार्जेस जब हम माइनस करेंगे तो अराउंड आ रहा है 3278 रुपीज के अराउंड। हम लोग का नेट टू नेट जो 30 डे हम लोग ट्रेडिंग किए उसका ये पीएनएल है। नेट टू नेट हम लोग पॉजिटिव में क्लोज किए हैं, और मैंने सिर्फ एक लॉट से ट्रेड किया था। तो अगर आरओई टर्म में देखें, वो प्रॉफिट जो है 278 और डिवाइडेड बाय अगर मार्जिन एक लॉट का देखेंगे तो मैंने एग्जैक्ट जो मार्जिन रखा हुआ है 1,50,000 रखा हुआ है। रीजन क्या है कि लगता उतना नहीं है, 130 के आसपास से काम हो जाता है निफ्टी में भी स्ट्रैंगल और स्ट्राइडल शॉर्ट करने के लिए। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपका ड्रॉ डाउन फेस अगर आया, या फिर लेट से ये सब प्रॉब्लम जब आती है, जब मार्जिन का यूज बढ़ जाता है, तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा में 20,000 रखता हूँ। सो हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो 150 पे करेंगे, भले ही यूज ना किया हुआ, लेकिन वो पैसा मेरे पास रखा है और मैंने उस पर ट्रेड किया है। ऑप्शन बाइंग में ही अगर हम देखें तो ऑप्शन बाइंग में लोग कहते हैं कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है परसेंटेज वाइज, लेकिन क्या करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आप 5000 से भी ट्रेड कर सकते हो और उस पर भी 5000 बना सकते हो। तो क्या वो 100% रिटर्न है? नहीं, क्योंकि अगर 5000 जीरो हुआ तो आपके पास तो कैपिटल जीरो हो गया, इसलिए उसमें भी आपको उतना ही कैपिटल रखना पड़ता है जितना ऑप्शन सेलिंग में रखना पड़ता है। परसेंटेज वाइज ऑप्शन रिटर्न सेम हो जाते हैं, बट वहां पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है कि बड़ी मूव कैप्चर किया जा सकता है, लेकिन वही उसके साथ एवरेज रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो ये ऐसा है। उसके बाद से अब जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हम लोग का जो निकलता है वो परसेंटेज वाइज आरओआई 1,50,000 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का निकलेगा 2.18 के समथिंग अराउंड परसेंटेज आरओआई है, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है बट एवरेज में है, और इनिशियल फेज के लिए अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट सबका अपना रहता है, तो मैं ज्यादा उतना रिस्क नहीं लेता हूँ। उस हिसाब से मेरे लिए अभी एवरेज के आसपास है। हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं इसको और बेटर कर सकते हैं, 5 के आसपास, 4 या 5 के अराउंड में ले जाने की ट्राई करूंगा, बट ये एवरेज के लिए अभी ओके है। और ये हम लोग का 30 दिन का रहा है, साथ में इंप्रूव करते रहेंगे। ये हम लोग का पीएनएल रहा जो परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया मैंने। इसके बाद से अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलेंगे। ये इसको खाली अगर हम लोग आरओआई देखा जाए तो वो एक सही नजरिया नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आरओआई पे आप फोकस कर रहे हो या फिर प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हो, बट उसको हर तरह से देखना होगा कि ट्रेडिंग सिस्टम में किस तरह से इंप्रूवमेंट आया और किस तरह से डेवलपमेंट पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो टारगेट अचीवमेंट की बात करें अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, टारगेट अचीवमेंट की देखते हैं। तो टारगेट मैंने जो रखा था, जो हम लोग ने डिस्कस भी किया था वो 30 डे जर्नी वाले फर्स्ट वीडियो में, उसमें जो मैंने टारगेट रखा था वो रखा था फॉलो द रूल्स।
हम लोग फर्स्ट पार्ट जो रखा था वो फॉलो द रूल्स रखा था, जिसमें फोकस ये रहेगा कि जो रूल्स हैं, जो यहाँ पे जैसे अगर मनी मैनेजमेंट के लिए कितना रिस्क रखा है, कितना रिवॉर्ड का फोकस किया है, टारगेट, तो एवरीथिंग जो भी सिस्टम है उसको फॉलो किया जाए। तो फर्स्ट में तो मैं कहूंगा कि फॉलो द रूल्स, मैंने रूल्स फॉलो किए। एक बार शायद ऐसा हुआ था कि जिसमें मैंने थोड़ी सी लेट एंट्री की थी, बिकॉज एक दो दिन से जब वहां पे लॉसेस आने लगे थे तो थोड़ा सा साइकोलॉजी खराब हुई थी वहां पर, और मैंने एंट्री के लिए एंट्री ली थी, बट मैंने जो टाइमिंग फिक्स किया था उससे कुछ मिनट बाद एंट्री ली थी। वो भी क्या दिक्कत था कि हेजिटेशन की वजह से थोड़ा सा लेट एंट्री की थी। वो एक फर्स्ट जो मिस्टेक था वो मैंने किया था। तो टारगेट अचीवमेंट में अगर देखेंगे तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ठीक ठाक रहा है, कुछ खास नहीं इसमें दिक्कत हुई। उसके बाद से लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो मिस्टेक से लर्निंग के लिए मैंने देखा, तो मैंने इंप्रूवमेंट में ये किया था कि इनिशियली मैंने डिस्क्रिप्शनरी पे फोकस किया था, लेकिन उसके बाद से मैं चेंज हो गया और उसके बाद से मैंने सिस्टमैटिक पे फोकस किया। तो जो मिस्टेक्स हो रही थी कि वहां पे बड़े लॉसेस एक दो दिन में हो जा रहे थे, क्योंकि उसमें विन रेट मैं बढ़ा रहा था, लेकिन उससे साइकोलॉजी पे प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया। सो मिस्टेक से लर्न करते हुए मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शनरी से सिस्टमैटिक आया, उस पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा और ज्यादा ब्रॉड में। फिर उसके बाद नॉट टू रिपीट दैट, हाँ वही चीज है कि अगर हम लोग ने उसको मिस्टेक को फोकस किया और उसको इंप्रूवमेंट किया तो फिर वो रिपीट नहीं होती। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है ट्रांजिशन एंड लर्निंग। ट्रांजिशन एंड लर्निंग की बात करें तो मैंने अभी जो बताया कि डिस्क्रिशनरी से मैं सिस्टमैटिक पे चेंज हुआ, उसका रीजन भी हम लोग अब डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा मैंने किया। तो क्या हुआ था कि इनिशियली जो डिस्क्रिशनरी होती है उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि स्केलेबिलिटी पे दिक्कत आती है। लेट्स से आप ट्रेड कर रहे हो और आपको चार्ट पैटर्न कुछ दिखता है कि ठीक है ये पैटर्न दिख रहा है, मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, बट क्या होता है कि डिस्क्रिशनरी में कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है कि आप एक्सपीरियंस के बेस पे कहते हो कि नहीं यहाँ पे ब्रेकआउट है बट ब्रेकआउट ये फेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सपीरियंस बेस्ड रहते हो, आपके पास एक कंक्रीट डेटा जो एक कहा जाए कि हाँ ठीक है इसके बेस पे हम इतना हमारा ड्रॉ डाउन होगा या फिर ये होगा, उसको आप पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते बहुत तेजी से। उसके बेस पे अगर कहा जाए कि स्केल करो तो 1 लॉट को 2 लॉट या 3 लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा लॉन्ग टर्म में, इसलिए मैंने उसको चेंज करके मैं सिस्टमेटिक में आ गया। उससे फायदा ही क्या होता है कि एक तो स्केलेबिलिटी बढ़ी, फिर उसके बाद लेस इमोशन पे भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिस्टम फिक्स है। अगर चार्ट पे लेट से दिखता है और आपका कुछ भी आपको ऐसा फील आता है तो वहां पे इमोशन एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि लेट से आपके अगर 2 लॉस हो चुका है इनिशियली सुबह सुबह, तो उसके बाद थर्ड ट्रेड में हो सकता है कि आपको डर लगेगा, इमोशंस आएंगे और वहां पे आप या तो रिवेंज ट्रेड कर लोगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं इमोशंस की वजह से, तो इसमें इमोशन कम हो जाएगा। फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट के लिए टाइम मिल जाएगा। लेट से अगर सिस्टमेटिक है तो किसी तरह आप एल्गो पे कर सकते हो या फिर उसको सिस्टम में डाल सकते हो, जिससे कि आपके स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और उसके साथ साथ आप उस सिस्टम को इंप्रूव करने पे ज्यादा ध्यान दोगे रादर देन चार्ट को देखने पे। वो डिस्क्रिशनरी पे ज्यादा फोकस होता है चार्ट पे देखने को, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस का ज्यादा मैटर होता है, बट यहाँ पे इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा मुझे। एक चीज ये हो गया। फिर उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर आप ड्रॉ डाउन्स और ये सब चीजें कुछ हद तक कैलकुलेट कर सकते हो एक लेवल तक, जहां पर स्केलेबिलिटी भी फायदेमंद होती है। उसके बाद आप चैलेंजेस की भी बात कर लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्टमेटिक में आ गए और ऑटोमेटिक पैसा आएगा या फिर कोई दिक्कत नहीं है सिस्टम में लगा दिए छोड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी इमोशंस की प्रॉब्लम आती है, जैसा मैंने भी बताया भी था कि मिस्टेक मैंने जो की थी वहां पे क्या हुआ था कि 2-3 दिन से अगर कंटिन्यू मेरे लॉस होने लगे थे, कुछ डिले कर दिया था, क्योंकि सिस्टमेटिक में आपका टाइम अगर फिक्स है, लेट से इतने बजे या इतने के अराउंड आप ट्रेड लेते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे भी कुछ हद तक इमोशंस आ सकते हैं, तो कुछ मिनट मैंने लेट कर दी एंट्री की, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टमेटिक में पूरी तरह से इमोशन खत्म हो जाता है, बट हाँ काफी हद तक फायदा करता है। फिर उसके बाद कांट डू व्हाट आई सी, इसका मतलब क्या है कि मैं जो देख रहा हूँ, लेट से कि चार्ट पे मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ तो ब्रेकआउट फेलियर है और यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया है, तो वहां पे दिखता कुछ है जैसे चार्ट पे हमें पता है कि नहीं ये ट्रेड तो लॉस में जाने वाला है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते वहां पे, क्योंकि हमने सिस्टम में डाल रखा है, तो सिस्टम को हमको फॉलो करना ही पड़ेगा और वहां पे फिर खुद से इंटरवीन ना करके सिस्टम पे ही पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। शायद वो लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, बट वहां पे आपको वहां पे इंटरवीन नहीं कर सकते। सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है, अगर चार्ट साथ में देख रहे हो तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि इमोशनल के लिए इमोशन पे ज्यादा इंपैक्ट देती है। तो ये हो गया ट्रांजिशन एंड लर्निंग का फेज की क्या क्या यहाँ से ट्रांजिशन हुआ है डिस्क्रिशनरी से सिस्टमैटिक। उसके बाद से मैंने ब्रोकर भी थोड़ा चेंज किया क्योंकि एल्गो ट्रेड करनी थी, थोड़ा सा मैं एल्गो की तरफ जा रहा था। एल्गो पूरी तरह से एल्गो नहीं कहूंगा, थोड़ा सा सिस्टमैटिक की तरफ जा रहा था, जहाँ पे सिस्टम में आप डाल के प्रोसेस रख सकते हैं जिससे कि इमोशंस और कम हो सकते हैं।
उसके बाद से बात मिस्टेक्स एंड इम्प्रूवमेंट। जो मिस्टेक्स और इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो मैंने जो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ये टेक्निकल इम्प्रूवमेंट में मुझे अभी और लगता है कि जो मैंने सिस्टम्स बना के रखे हैं उनको और मैं फास्ट कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं इतने बजे एंट्री ले रहा हूँ तो वहाँ पे वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है कि ग्लिच होती है या फिर स्लिपेज आ जाती हैं, उनको मैं किसी तरह इंप्रूव कर सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं काम करना चाहूँगा आगे चल के। उसके साथ में डाइवर्सिफिकेशन पे थोड़ा काम करूँगा, बिकॉज अभी जो मैंने सिस्टम बनाया है ये अभी स्ट्रैंगल है जो कि दोनों साइड को देखता है, यानी कि साइडवेज मार्केट के लिए काम करता है ज्यादातर। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, जैसे कि अभी जनवरी में ही ये मंथ में काफी ज्यादा मार्केट ट्रेंडिंग रहा था, इधर साइड मूव करता था, काफी तेजी से मूव करता था, उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देता है क्योंकि यहाँ पे वो साइडवेज अगर सिस्टम है तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट पे दिक्कत आनी ही है। तो वहां पे मैं क्या करना चाहूंगा कि डाइवर्सिफाई करूंगा, ताकि जो साइडवेज मार्केट है इसके साथ में किसी तरह मैं ट्रेंडिंग मार्केट को भी टैकल कर सकूं, जो कि साथ में जैसे स्ट्राइडर शॉर्ट कर देना विद द स्टॉप लॉस ऑफ ईदर साइड, मतलब एक दोनों लेग में हम स्टॉप लॉस लगा देंगे और दूसरे साइड में जैसे ही मूव करने लगेंगे एक लेग को हम लोग काट देंगे, जिससे कि ट्रेंडिंग मार्केट, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में जनरली क्या होता है कि एक साइड चला जाता है, तो अगर एक साइड गया, एक साइड का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो दूसरे साइड मार्केट बहुत चांस है कि वो कंटिन्यू कर देंगे अगर ट्रेंडिंग होना है मार्केट को, तो वहां पे हमें फिर प्रॉफिट मिलेगा ट्रेंडिंग मार्केट से। और साइडवेज के लिए हमारे पास सिस्टम है, तो मैं इस तरह डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा अपने सिस्टम्स को। साथ में एक और उसके आगे मुझे अभी तो मैं तुरंत नहीं करने वाला, बट काफी चल के आगे चल के एक और सिस्टम पे जानना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट के तीनों बिहेवियर को हम लोग को टैकल करना है, साइडवेज, ट्रेंडिंग और वॉलेटाइल। वॉलेटाइल के लिए मैं करना चाहूंगा कि वहां पे विक्स को किस तरह यूज कर सकते हैं, तो वहां पे भी हम लोग स्प्रेड वगैरह बना के काम कर सकते हैं। तो ये इंप्रूवमेंट्स में मुझे लगा। और दूसरा एक साइकोलॉजी जो मैंने मिस्टेक बताया कि एक ट्रेड में मैंने ऐसे किया था, तो उसको भी इंप्रूव करना चाहूंगा और इमोशंस को और कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। पिछला महीना उतना अच्छा नहीं गया मेरा, क्योंकि वहां पे जो सिस्टम था उसने हेल्प की थोड़ी मुझे कि जल्दी स्टॉप लॉस कट कर देता था या थोड़ा सा स्टॉप लॉस से पहले ही कट कर दिया, उस वजह से थोड़ा सा रिजल्ट और बेटर आए हैं। बट पिछला महीना थोड़ा सा बुरा गया था मेरा, बिकॉज वही पे ट्रेंडिंग मार्केट थी और मेरा जो सिस्टम है साइडवेज पे ज्यादा बेटर काम करता है, क्योंकि मेनली फोकस साइडवेज का। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हम लोग और यहाँ पे देखेंगे कि फ्यूचर प्लान क्या होगा और आगे का हम लोग कैसे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगले नेक्स्ट 50 डेज के लिए मैं फिर से इस जर्नी को कंटिन्यू करूंगा और इस 30 डेज को हटा के फिर से नए सिरे से डे 1 से 50 डेज के लिए फिर से एक हम लोग शुरू करेंगे, ताकि इससे फायदा मुझे भी ये होता है कि मैं डेली जब अपडेट करता हूँ तो कुछ हद तक मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं। डे 1 से शुरू करेंगे और अगले 50 डेज ट्रेडिंग डेज के लिए ये फिर से चालू करूंगा मैं ट्रेडिंग जर्नी। तो ये मेरा आगे का फ्यूचर प्लान रहने वाला है। उसके बाद से मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि जो छोटे और कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे और मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का भी हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है इनिशियली से, फिर हम लोग फ्यूचर में आगे बढ़ते हुए बेसिक्स स्टॉक मार्केट से बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, देन ऑप्शंस और फ्यूचर्स, अदर टर्म्स और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं, तो इन सब पे मैं सीरीज आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो ट्रेडिंग से जुड़ी सभी चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और कोई भी कमेंट कर सकता है और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि ट्रेडिंग का फर्स्ट डे होने वाला है, तो जैसा भी होगा मैं अपडेट दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।